डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव शर्मा है और मैं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता हूं। आपको लगता होगा कि हम हमेशा के लिए ही ऐसे खतरनाक मिशंस पर जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें फाइलिंग का काम भी करना पड़ता है। इसी के साथ हमें नई नई चीज़ें सीखते रहना पड़ता है। हमें कई अलग अलग देशों में भेजा जाता है। वहाँ पर हम साधारण से लेकर बहुत ज़्यादा खतरनाक मिशंस तक करते हैं, लेकिन हम हमेशा ही ऐसा नहीं करते रहते। हम कभी कभी कई सालों तक अपने ऑफिस में साधारण फाइलिंग का काम ही करते रह जाते हैं, लेकिन तब भी हम कई चीज़ें सीखते हैं, नई भाषाएं सीखते हैं, नई तकनीकें सीखते हैं और मैं इसमें बहुत ज़्यादा माहिर हुआ करता था। मेरी ट्रेनिंग आर्मी में हो चुकी थी, इसलिए मुझे रॉ में चुना गया था। मैं नई भाषाओं को सीख सकता था, मैं भाषाएं बना सकता था। मेरी ये खूबी थी, मैं साइन लैंग्वेज बहुत ही जल्दी सीख चुका था और मैंने नई नई लैंग्वेजेस वो बनाई थी जो आर्मी में इस्तेमाल होने लगी थी। मेरा रैंक काफ़ी जल्दी से बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं उसकी जानकारी आपको नहीं दे सकता। ये खुफिया होता है। लेकिन आज मैं आपको 4 साल पहले वाली उस घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे साथ घटी थी। मुझे हिमाचल से कॉल आई थी। हमें वहाँ पर कुछ महीनों के लिए मिशन करना था और ये मिशन आर्मी कैंप में ही था। पहले तो मैं सवाल करता रह गया कि क्यों हमें आर्मी कैंप में ले जाया जा रहा है, लेकिन इस काम में ज़्यादा सवाल नहीं किए जाते। मैं अपनी टीम चाहता था, लेकिन मुझे वो भी नहीं दी गई, बल्कि वहाँ पर अलग अलग टीम से लोग आने वाले थे, भारत के अलग अलग कोनों से। मैं बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचना चाहता था, लेकिन आर्मी कैंप में इतनी जल्दी अंदर नहीं पहुँचा जाता। वहाँ पर बहुत चेकिंग होती है और ड्यूटी को अरेंज भी करना पड़ता है। मैं जैसे ही हिमाचल की वादियों में पहुँचा, मुझे पता था आर्मी कैंप कहाँ है, लेकिन वहाँ जाकर मुझे खास तौर पर यह जानकारी दी गई कि ये आर्मी कैंप नया बनाया गया है। नए आर्मी कैंप में बहुत सारी टुकड़ियां पहुंच चुकी हैं, कई लोगों की ड्यूटीज लग चुकी है और ज़्यादातर रॉ से आए लोग एक ही तरफ रखे गए हैं। हमें वहां तक जाना था और वहां जाने की कोई सड़क तक नहीं थी। हमें हेलीकॉप्टर से वहां तक ले जाया गया। मैं देख रहा था, इन इलाकों में मैं कभी नहीं आया था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी आर्मी कैंप होगा। मैं सोचा करता था कि इन पहाड़ों के बीच शायद छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, इसी के बीच पानी निकलता है और यहाँ पर कोई नहीं रहता। लेकिन ये ऐसे इलाके थे जो रहने लायक नहीं थे। यहाँ पर आर्मी कैंप क्यों बनाया गया था और यहाँ से आने और जाने का रास्ता क्यों नहीं छोड़ा गया था, ये मेरे लिए खास सवाल थे। हमारा हेलीकॉप्टर एक हेलीपैड पर उतरा जो घास फूस से बनाया गया था। यहाँ नीचे तो सीमेंट था, लेकिन ऊपर से जैसे उसे छिपाया गया था। मैं डर गया था कहीं हमारा हेलीकॉप्टर कहीं टकरा ना जाए, लेकिन जब वो बड़ी ही सफलता से लैंड कर गया तब मुझे मन में दिलासा मिला। हम एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। हेलीकॉप्टर में 6 लोग थे। ये 6 के 6 एक दूसरे को पहचान रहे थे। सबने हेलो किया। देखने में ही पता लग रहा था कोई एक दूसरे को नहीं जानता। रॉ में हमें सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक गुफा के आसपास उतार दिया गया और हमें चलकर उसके अंदर जाना था। हमारे सूटकेस एक तरफ रख दिए गए और उन्हें एक छोटी सी लॉरी आती जो लेकर चली जाती। हम उस गुफा में अंदर की तरफ जा रहे थे। पहले तो वहाँ बाहर की तरफ कई कमरे बनाए गए थे जो शीशे के थे। उन्हें घास फूस से जैसे ढका गया था। ऊपर से कोई भी देखकर पहचान नहीं पाता कि यहाँ पर कोई ऑफिस या गुफा है या नहीं। हम उसके अंदर जाए जा रहे थे और धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होनी शुरू हो गई। वो बहुत बड़ी सी गुफा थी जिसे खोदकर बनाया गया था। शायद काफ़ी मशीनें लगी होंगी और बहुत सालों का परिश्रम होगा इसे बनाने में। मैं सोच रहा था
कि भारत के पास ऐसी छिपी हुई गुफाएं हैं, ये अच्छा है। हमें लड़ाई के वक्त ऐसी चीजें बनाकर रखनी चाहिए ताकि हमें फायदा हो सके। हम जैसे ही अंदर पहुंच चुके थे, आगे सिक्योरिटी चेक था। आगे एक बहुत ही बड़ा सा बंकर बनाया गया था जिसके पास से हमें गुजरना था। आसपास जैसे छोटी सी रेलगाड़ी की पटरी भी बनाई गई थी। शायद अंदर से काफी सामान बाहर ले जाया जाता होगा। वहां आसपास एक छोटी सी सड़क थी जो अंडरग्राउंड निकल रही थी। यहां नीचे जैसे ब्रिज बनाया गया था और खुले एरिया को देखकर मैं खुद हैरान था। भारत का कोई हिस्सा ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही एडवांस नजर आ रहा था। यहां आगे मैंने काफी LCDs लगी देखी जिन पर कई सारे निशान बनाए गए थे। ये निशान किसी भाषा के थे जिसे मैं भी नहीं जानता था। मैंने लगभग हर भाषा पढ़ी थी। मैं प्राचीन से प्राचीन भाषा पर ऐसे रिसर्च कर रहा था जैसे वो मेरी अपनी हो, लेकिन इस भाषा को मैंने भी कभी नहीं देखा था। उस गुफा में काफी अंदर जाने के बाद, बहुत सारे सिक्योरिटी चेक करने के बाद हमें अंदर वाली चौड़ी गुफा में जाने का मौका मिल गया। लगभग 2 दिन लगे हमें वहां तक पहुंचने में। हमें कई जगह पर चेक के लिए रोका जाता, वहीं पर हमें सोना पड़ता। हमारी चेकिंग इतनी ज्यादा होती कि मैं खुद हैरान था। मैंने इतने सिक्योरिटी वाले एरिया में कभी पैर नहीं रखा था। ये पहली बार था। यहां पर चेकिंग करने के बाद उस बड़ी गुफा में जाने का मौका मिला था और वहां अंदर जाने के बाद मैं खुद हैरान था। चारों तरफ कांच ही कांच लगा हुआ था। ये कांच जैसे दिखने वाला फाइबर ग्लास था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसकी मोटाई बहुत ज्यादा थी, शायद 1 फुट की रही होगी। इतना मोटा फाइबर ग्लास मैंने कभी नहीं देखा। पास से हाथ लगाने में मुझे ये भी पता लगा कि ये बहुत ही एडवांस होगा। पहले तो कभी ऐसा मैंने नहीं देखा था। उस फाइबर ग्लास की छोटी सी गली से गुजरते हुए हम अंदर पहुंच चुके थे और सामने मैंने जो देखा मैं खुद हैरान था। मेरे साथ वो 5 लोग सब हैरान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमने देखा एक इंसान जैसा लगने वाला लगभग 20 फुट का कोई जीव था जो कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो पत्थर की कुर्सी थी लेकिन चमक रही थी। शायद किसी धातु की होगी जो पत्थर जैसा लगता है। उसकी चमक सोने जैसी थी और उसे कुर्सी की तरह तराशा गया था और वो उस पर बैठा हुआ था, बिल्कुल किसी राजा की तरह। मेरे मुंह से कुछ शब्द निकले, ये क्या चीज है? मैंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। मेरे आसपास के वो सभी लोग भी हैरान ऐसी ही बातें किए जा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, ये बहुत प्राचीन जीव है जो अभी भी जिंदा है। हम यहाँ पर खुदाई कितने सालों से कर रहे थे, बहुत देर बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सबका ध्यान उस आदमी की तरफ था। वो आदमी हमारे साथ हेलीकॉप्टर में आया था, लेकिन हमें कभी पता लग ही नहीं पाया कि उसे सब कुछ पता है। वो तो अनजान बना हुआ था। अब हमें पता लगा था कि उसे सब कुछ पता है और वो यहाँ पर पहले भी आ चुका है। उसका काम हमें लाने का था। मैंने उसे ध्यान से पहचानने की कोशिश की। ये तो वैसा ही आदमी लग रहा था जो हमारे ऑफिस के पास वाली चाय की दुकान पर हमेशा बैठा ही रहता था। मैं जान गया था ये मुझ पर नजर रख रहा था। शायद ये सब पर नजर रख रहा होगा। कुछ समय के लिए ये हर किसी के पास गया होगा। अब मैं डरने लगा था। मैं जान गया था ये मिशन साधारण नहीं होने वाला है। यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो सबको हैरान कर देगा। हमें बताया गया था कि हमें उस बड़े से इंसान से बात करनी है। हमें जानना है वो क्या है, आखिर वो यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। उसके बड़े से सिंहासन के पास एक बड़ी सी मशीन थी। देखने में वो एक एयरक्राफ्ट लग रहा था। मेरे मन में सबसे पहला ख्याल यही आया था, शायद ये एलियन होगा। यकीनन ये किसी और ग्रह से आया होगा। हमारे ग्रह पर ऐसे जीव नहीं होते। मैं अब बहुत ज़्यादा उत्साहित था और उससे बात करना चाहता था। शायद सब लोग उससे बात करना चाहते थे। हमें बताया गया उसकी भाषा किसी के समझ नहीं आती।
वो अलग अलग तरह के शब्द बनाता है, लेकिन उसका अर्थ हमें समझ नहीं आता। मुझे खास तौर पर इसीलिए यहाँ पर बुलाया गया था ताकि मैं उसे समझ पाऊं, उसको ट्रांसलेट कर पाऊं। यह पहला दिन था, मैं उसके सामने खड़ा था। मैं ये जान गया था बाकी लोग जो यहाँ पर आए हैं उनका भी कोई काम है, लेकिन वो भाषा को ट्रांसलेट नहीं करते। शायद उनका अलग काम होगा। भाषा को ट्रांसलेट करने का काम मुझे सौंपा गया था। मैं उसके सामने बैठा एक कागज पर कुछ लिख रहा था। मैंने हिंदी भाषा में लिखा, तुम कौन हो? वो काफी देर तक उसे देखता रहा। उसने भी एक कागज पर एक निशान बनाया। मैं समझ नहीं पाया उसका अर्थ क्या था। शायद उसे हिंदी भाषा समझ नहीं आई होगी। यही शुरुआत होती है कनेक्टिविटी की। मुझे उसकी भाषा से कनेक्ट करना था, तो मैं बार बार अलग अलग भाषा में लिखता गया और वो एक ही तरह के शब्द लिख रहा था। वो तस्वीरें सी बना रहा था जैसे एक भाषा हो। मैं उस भाषा को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कब तक? एक न एक दिन मैं उसे समझ जाऊंगा और पता कर पाऊंगा यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं काफ़ी देर तक उससे बात करने की कोशिश करता रहा और वो अपने सिंहासन पर बैठा बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहा था। अगर वो खतरनाक होता तो कब का नुकसान पहुंचा चुका होता। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, इसी कारण मुझे भी इतने करीब आने दिया है। उस पर पूरी रिसर्च की जा चुकी होगी। मुझे उन फाइल्स को पढ़ना होगा, तभी मैं समझ पाऊंगा आखिर यहाँ पूरा माजरा क्या है। वहां से मैं विदा ले चुका था और मुझे अपने सेल में भेजा गया। मेरे सेल में पहले से ही बहुत सारी फाइल्स पड़ी थी। मुझे बस उन फाइल्स को पढ़ना था। ये फाइल उस जीव के बारे में थी। मैं एक एक करके हर पन्ने को पढ़ना शुरू हो गया। इसे 30 साल पहले ढूंढा गया था, जब इसकी धड़कन बाहर से पता लगी थी। इन पहाड़ों में कोई बड़ा सा जीव है जो बाहर संकेत भेज रहा था। ये शायद बाहर सिग्नल भेज रहा था और ये सिग्नल धरती के अंदर से आ रहे थे। ये भारत सरकार को पता लग गया था। इसकी जानकारी बाहर तक नहीं दी गई, लेकिन वो जानते थे धरती के अंदर से कोई ना कोई उन्नत सभ्यता हमें सिग्नल भेज रही है। इसी कारण बहुत बड़ा उत्खनन का ये मिशन शुरू किया गया और 30 साल बाद इसे ढूंढा गया। बहुत अंदर तक खुदाई हुई थी, बहुत नीचे तक गए थे हम, तब जाकर पता लगा था ये किसी दूसरी दुनिया का जीव है, किसी और ग्रह का। और यहाँ पर तो उड़न तश्तरी भी पड़ी थी। इसका आकार गोल था, बिल्कुल गेंद की तरह। मैंने दुनिया में एलियंस की कई फाइल्स पढ़ी थी। वहाँ पर बड़ी सी डिस्क जैसे यूएफओ होते हैं, लेकिन ये गोल गेंद की तरह था। मुझे पूरी जानकारी उस फाइल से पानी थी। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। हमें पता लगा कि उसके आसपास की मिट्टी 10,000 साल पहले की है। लगभग 10,000 साल से वो यहीं पर बैठा हुआ था। हर चीज का वहां पर सैंपल लिया गया, कार्बन डेटिंग की गई। तब पता लगा सच में 10,000 साल पुराना है वो। तब से वो यहीं पर रह रहा है। उसके भी सैंपल लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी मोटी है, बिल्कुल मेटल की तरह, कि उसे तोड़ा या काटा नहीं जा सकता। उसके अंदर खून है या नहीं, इसका भी पता नहीं लग पाया है। वो तो जैसे किसी और ही तरह की कोशिकाओं से बना है, धातु की कोशिका। किसी को समझ नहीं आ रही वो जिंदा कैसे है और इतनी लंबी जिंदगी वो जी रहा था। हमें भी इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए थी। हम दूसरे देशों को ये बता नहीं सकते थे। पिछले कई सालों से उससे कांटेक्ट किया जा रहा था। वो ऐसे निशान बनाए जा रहा था जिसे डिकोड किया ही नहीं जा सका। अब मुझे बुलाया गया था, मैं भी पूरी कोशिश करने वाला था। कई दिन लगे मुझे। मैं उससे बात करता रहा और वो मुझे साइन लैंग्वेज में समझाता रहा। वो अलग सी भाषा में कुछ कहता। शुरू में हमने साधारण बातों से शुरू किया था। मैंने उसको इशारा किया, देखो इस तरह से पत्थर उठाते हैं, तुम उठाओ। वो भी छोटे से पत्थर को उठाने लगा। इस तरह से हमने शुरुआत की। हम एक दूसरे की बातों को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं आंख को हाथ लगाता और उसकी आंख को भी हाथ लगाने की कोशिश करता।
मैं उसको इशारों में कहता कि मेरी आंख छोटी है, तुम्हारी बड़ी, तुम्हारा शरीर बड़ा है, मेरा छोटा। इस तरह से हम बात करते और वो भी धीरे धीरे जैसे जानकारी मुझे देता जा रहा था। इस तरह से साइन लैंग्वेज करते करते हमें 6 महीने निकल गए। अब धीरे धीरे मैं उससे बात करता जा रहा था, लेकिन वो कुछ साइंस में बनाता जिसके बारे में मैं समझ नहीं पाता। ये तो जैसे नई भाषा को समझने के बराबर था जिसका अर्थ भी सामने वाले को समझाना नहीं आता। हर शब्द का अर्थ धीरे धीरे बनता जा रहा था। कुछ शब्द थे जिसे मैं समझने लगा था। वो बताता था कि उसे भूख नहीं लगती। जब मैं खाने का इशारा करता तो वो ना कर देता। मैंने उसे सिखाया था ना कैसे करनी है। वो कुछ खाता या पीता नहीं था, फिर भी जिंदा रहता था। लेकिन कैसे? मैं उसको बार बार कहता कि उस उड़न तस्त्री में मैं जाना चाहता हूँ। वो मना कर देता। वो हमेशा गुस्सा होने लगता जब भी कोई उस उड़न तस्त्री के पास जाता। उसकी आंखों से जैसे रोशनी निकलने लगती। हम जानते थे शायद उसके शरीर में कोई हथियार हो सकते हैं या वो नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हर कोई उस उड़न तस्त्री से दूर हो जाता। लगभग 2 सालों तक मैं उससे बात करता जा रहा था, उसकी भाषा समझता जा रहा था। मुझे अब उसकी भाषा समझ में आने लगी थी। पहले पहले तो वो साधारण बातें करता कि हम इंसान यहाँ पर क्या करते हैं, हम इतने पीछे कैसे रह गए, हमने ज़्यादा उन्नति नहीं की, हमें तो बहुत सारी चीज़ें बना देनी चाहिए थी, हमारे पास इतना ज्ञान पहुँचा दिया गया था। उसने जब ये शब्द कहे थे मैं बहुत हैरान हो गया था। मैंने पूछा, ज्ञान पहुंचा दिया गया था, इसका क्या मतलब है? हमने ज्ञान धीरे धीरे पाया है, सीखते हुए। उसके बाद जैसे उसने कई नई बातें बताना शुरू कर दी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा डराया करती थी। रात को मैं सो नहीं पाता था। वो बताता था कि वो यहाँ पर 10,000 साल से है और वो यहाँ जब से आया है तब से सो रहा है। बस उसने एक छोटा सा काम कर दिया था, उसके बाद वो सोने लगा था। उसके बाद मैंने उससे पूछा था कि तुम लोग कब से यहाँ पर आ रहे हो? उसने बताया, लाखों सालों से। तुम्हें कुछ पता भी है तुम कैसे बने हो, तुम कैसे उन्नत हुए हो, तुमने क्या क्या सीखा और कैसे सीखा? धीरे धीरे जैसे रहस्यों से पर्दे उठ रहे थे। मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था और अपनी फाइल बना दिया करता था। मैं खास चीज़ें अपनी डायरी में लिख दिया करता था, लेकिन हमारी टीम हैरान होती जा रही थी। उसके जवाब बहुत अजीब होते। उसने बताया कि हमने उन्नति इसलिए नहीं की है कि हम धीरे धीरे सीखे हैं। हमने उन्नति इसलिए की है क्योंकि हमारे डीएनए में चेंजेस किए गए, हमें उन्नत बनाया गया और उन्होंने उन्नत बनाया हमें। उन्होंने हमारे डीएनए में ऐसे चेंजेस किए जिससे हम में म्यूटेशन हुई। हम जानवर से इंसान बने जो सोच सकते थे। बाकी किसी जानवर को इतनी तेजी से बदला नहीं गया। मैंने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे डीएनए में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, हम तो धीरे धीरे जानवरों से इंसानों तक पहुंचे हैं। उसने कहा, तुम्हें पता है और जानवर इतनी आगे तक क्यों नहीं पहुंच पाए? दिमाग का इस्तेमाल तुमने ही कैसे किया और तुम्हारा दिमाग ही इतनी तेज क्यों चलता है? क्या तुमने कभी अपना डीएनए अच्छी तरह से एनालाइज किया है? वहां एक मोड़ पर जब तुम जानवर हुआ करते थे, वहां बदला गया था, उसे म्यूटेट किया गया था और तुम इस तरह से ये जीव बने, हमारा छोटा सा हिस्सा बने। अब उसकी भाषा मुझे आने लगी थी, लेकिन उसकी बातें बहुत डरावनी होती। कभी कभी मैं सोचा करता कि वो इन चीज़ों को ना ही बताता तो अच्छा होता। कैसे? कुछ नया पता तो लग रहा था, लेकिन डर अंदर फैलता जा रहा था। वो ऐसी ऐसी इतिहास की बातें बताता जिस पर मैं यकीन नहीं करता। वो बताया करता कि इस तरह से कई ग्रह से यहाँ पर उन्नत सभ्यताएं आती रहती हैं। मैं तो बहुत अलग हूँ, हमारी सभ्यता बहुत ज़्यादा उन्नत है, हम अमर हो चुके हैं, हमें मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम तो शरीर भी बना सकते हैं और एक ही शरीर को हमेशा के लिए भी चला सकते हैं। हम किसी भी सेल को म्यूटेट कर सकते हैं और तुम्हें पता है मेरे शरीर में कोई सेल नहीं है,
मैंने धातु में जिंदगी डाली है। देखो कि इस तरह से कितने सारे मेटल्स में मैंने छोटे छोटे छेद किए, मैंने उसे बनाया, मैंने उसे जीवित किया। तुम इंसान ये नहीं कर सकते, इतना दिमाग तुम्हें कभी दिया ही नहीं गया। लेकिन अब मैं जागा हूं तो तुम्हें जानकारी जरूर दूंगा, तुम्हें ज्ञान दूंगा। तुम उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम उस ज्ञान से आगे बढ़ सकते हो। हमारी सभ्यता हमेशा ऐसा करती आई है, और सभ्यताएं जो यहाँ पर आईं या जिन्हें हमने यहाँ पर बुलाया वो भी ऐसा करते रहे, तुम्हें सिखाते रहे। तुम्हें क्या लगता है जो चीज़ें तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो तुमने बनाई हैं? शायद और देशों वाले तुम्हें भी सच नहीं बताते, सब छिपाते हैं जैसे तुम छिपा रहे हो। ये चीज़ें आम जनता तक पहुंचाई नहीं जाती, लेकिन पीछे से धीरे धीरे काम होता रहता है। तुम भी करो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा जैसा हमारी सभ्यता हमेशा करती है। तुम्हें ज्ञान देती है, तुम्हें तरक्की के रास्ते पर चलाती है। मैं तो बहुत साल शायद सोता रहा, अब जागा हूँ, तुम्हें जानकारी दूंगा। कब से कोशिश कर रहा था कोई मेरी भाषा समझे, तुम समझ पाए हो। सच में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। मैं ऐसे इंसान से मिला नहीं बहुत समय से। पुराने समय में शायद ज़्यादा तेज दिमाग हुआ करते थे, या शायद मैंने उन्हें तेज दिमाग बना दिया था म्यूटेशन से। उसकी बातें अब बहुत ज़्यादा अजीब हो चली थी और मेरा डर बढ़ता जा रहा था। वो ऐसे ऐसी बातें बताता कि मुझे उस पर यकीन नहीं होता। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? यहाँ पर सब कुछ रखा गया था, हर तरह की एडवांस मशीन्स, और वो जो भी बात बताता उसे चेक करने की कोशिश की जाती। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी शायद इतनी एडवांस है ही नहीं। मैं अब उससे बातें करने लगा था कि इतिहास में और क्या क्या किया जा चुका है। तो उसने बताया कि उन्नत सभ्यता सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती थी, धरती का नक्शा भी बदलती थी। धरती हमेशा से रहने लायक नहीं थी, इसे बदला गया। चांद की दूरी को करीब किया गया ताकि धरती का गुरुत्वाकर्षण सही हो सके, ये सही जगह पर हो सके। ग्रहों को भी सही जगह पर रखा गया। तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगी? धीरे धीरे इंसानों को यहाँ पर सजाया गया, यहाँ पर संवारा गया और उन्हें ज्ञान दिया गया। तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है, तुम ज्ञान को फायदे के लिए इस्तेमाल करो ताकि तुम भी हमारे जैसे बन पाओ। हमारे जैसे बनने में बहुत समय लगता है, हम भी पहले ऐसे कम ज्ञान वाले थे। धीरे धीरे तरक्की होती है, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है, हमारी कोशिकाएं बड़ी होती हैं। तुम धीरे धीरे कोशिकाओं को भी बदलोगे, धीरे धीरे तुम बहुत आगे पहुंच जाओगे। तुम समय में इधर उधर भी जा पाओगे। इंतज़ार करना, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। क्या तुम उसका इस्तेमाल कर पाओगे? बताओ, तुम कर पाओगे या नहीं? मैं हाँ नहीं कहना चाहता था और वहाँ बात छोड़कर मैं बाहर आ चुका था। मुझ पर प्रेशर बनाया गया हमारी टीम की तरफ से। मैं जितना ज्ञान पा सकूं पा लूं, इसमें ही मेरा फ़ायदा है। लेकिन मैं वहाँ से जाना चाहता था। मैं डरने लगा था कहीं कोई ऐसा सच ना सामने आ जाए जिसके बाद हमारा जीना भी बहुत मुश्किल हो जाए। उसे सोच सोच कर ही हमारी मौत सामने दिखने लगी। मैं हमेशा के लिए अमर नहीं होना चाहता। अमरत्व कोई वरदान नहीं बल्कि श्राप होता है। इतना ज्ञान, सब कुछ पता होने का ज्ञान हमें मनोरंजन नहीं देता, हमें खुशी नहीं देता, हमें कुछ नहीं देता। मौत भी शायद एक वरदान ही है, श्राप नहीं। मैं अब उसके सामने जा चुका था और मैंने उससे कह ही दिया, दो ज्ञान, क्या बताना चाहते हो बताओ। किस टेक्नोलॉजी को तुम हमें देना चाहते हो वो बताना शुरू करो। वो पहला दिन था उन चीज़ों के बारे में जो वो हमें बताता गया। उसने हर तरह का ज्ञान दिया, इतिहास से लेकर बायोलॉजी का, हमारे शरीर की कोशिकाएं कैसे बनी हैं, उसे कैसे बनाया गया, उसके अंदर खून कैसे काम करता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी 52 हिस्से होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग्स कैसे काम करते हैं। उसने हर चीज़ को बताना शुरू कर दिया था। और जैसे उसे सब कुछ पता था, हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था इतना बारीकी में देखने के लिए,
लेकिन उसका राज भी उसके पास था। वो ऐसे छोटे होल बना सकता था जो समय और अंतरिक्ष को चीरते हुए हमें बारीकी में ले जाते। हमें वहां सब कुछ देखने को मिलता। समय की कड़ी को तोड़ना भी उसे आता था। वो धीरे धीरे हमें सब कुछ बताता जा रहा था। हमारी टीम बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि हमारी किताबें फरती जा रही थी। वहां गुफा में शायद दुनिया की सबसे एडवांस टेक्निक आ चुकी थी। उसने धीरे धीरे वहां तक हमें पहुंचा दिया था। हम सच में म्यूटेट हो सकते थे। हमें वो ज्ञान तक दिया गया था। हमने सच में कोशिकाओं को देखा, उसे कैसे बनाया गया हमने देखा। हमने खुद कोशिका बनाई। हम जान गए थे जीवन की शुरुआत कैसे की जा सकती है, धरती का वातावरण कैसे बनाया जा सकता है। हमें सफर के बारे में ज्ञान भी दिया गया, कैसे हम बहुत दूर तक अंतरिक्ष के अंत तक सफर कर सकते हैं, और वो भी मिनटों में। उसने सब कुछ बता दिया था। वर्म होल, ब्लैक होल तो कुछ भी नहीं, कि इस तरह से समय चक्र को मोड़ा जा सकता है और समय आगे बढ़ता ही नहीं। हमारा मरना एक झूठ है जो हमें घूमते हुए समय में दिखाना पड़ता है। बस हमारा दिमाग ही हमें झूठ दिखाता है। बहुत सारा ज्ञान तो पूरा दिया जा चुका था, लेकिन कई ज्ञान अधूरे हिस्से में था। उसको पूरा हमें करना था। वो हमें कहता, इसके बारे में मैं पूरा नहीं बता सकता, इसको तुम ढूंढो। उसके बाद उसने बहुत कुछ और बता दिया था। हमें हर चीज़ की टेस्टिंग करनी थी, क्या वो सच है। लेकिन हम जितनी टेस्टिंग करते हर चीज़ सच साबित होती तो हमें सब कुछ सच लगने लगा था। दिसंबर साल 2019। अब उसने इस बात पर हामी भर दी थी कि वो अपनी उड़न तस्तरी खोल सकता है। वो उसे खोल कर दिखाएगा कि उसमें क्या रखा है। उसमें ऐसी कोशिकाएं रखी हैं जो हमारे शरीर को म्यूटेट कर सकती हैं। वो हमें करके दिखाना चाहता था कैसे हमारे शरीर को बदला जाएगा, हम और ज़्यादा उन्नत होंगे। उसने कहा था, पहले यहाँ पर जितने इंसान हैं सबको उन्नत किया जाएगा, फिर ये बाहर भी धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और धरती के सब इंसान उन्नत होंगे। उसने अपनी उड़न तस्तरी को खोला और उसमें हरे रंग का एक बड़ा सा बक्सा निकाला जो कांच का बना हुआ था। उसके अंदर नीले रंग की छोटी छोटी गेंदें थीं। मेरा सवाल था, आखिर ये क्या है? हमें यहाँ पर बंद करके रखा गया है क्योंकि हम यहाँ से बाहर ना जा पाएं। कोई बीमारी जो यहाँ से फैल जाए वो बाहर तक जा सकती है। ऐसी चीज़ें हमें पहले सोचनी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर कैद रखा गया था। लेकिन अब समय आ गया था हमें बाहर निकलने का, क्योंकि इतने सालों से हमें कुछ नहीं हुआ था, बल्कि हमारी सेहत बेहतर होती जा रही थी। उसने जो जो बताया था हम वो करते। हमने गुफा के अंदर नए फलों को बना लिया था, हम उसे म्यूटेट कर पाते थे। अब ये हरे रंग का बक्सा क्या था? मेरा सवाल यही था। उसने भी उस बक्से को खोला और उन गेंदों को जमीन पर फेंक दिया। वो नीले रंग की गेंदें नीचे गिरकर टूटी और जैसे हवा में वो पानी गायब हो गया। वो बहुत देर तक मेरी आंखों की तरफ देखता रहा था और उसके बाद उसने मेरे सर को जैसे पकड़ लिया। ये पहली बार था उसने किसी पर हमला किया था, और वो भी मैं था। उसने बहुत देर तक मेरे सर को पकड़े रखा और अपने नाखून मेरे सर के अंदर गड़ा लिए थे। दर्द के मारे मेरा बुरा हाल था और मैं बेहोश हो गया। शायद बहुत देर बाद मुझे होश आया और मैं उसके सामने था। वो मुझे अब भी देखे जा रहा था। हमारी टीम वहां अंदर आ चुकी थी। वो मुझे बचाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जैसे करीब नहीं आ पा रहे थे। उठते ही मैंने पहला सवाल किया, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? इतनी सारी बातें करने के बाद तुम तो हमसे कांटेक्ट भी कर पाए हो। क्या तुम अब ऐसे हमले करने शुरू कर दोगे? करना क्या चाहते हो? उसके बाद उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि वो मुस्कुराता रहा। वो मुझे जाने का इशारा कर रहा था और वो अपने सिंहासन पर बैठा और उसने जैसे आंखें बंद कर ली हों। वो जैसे दोबारा सोने चला गया हो। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर वो करना क्या चाहता था। लेकिन उसके बाहर
मैं आ चुका था और उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। हर दिन बस वो सोया रहता। मेरी टीम मुझसे जानना चाहती थी आखिरी शब्दों में उसने क्या कहा था और वो सोने क्यों चला गया। क्या इतने समय बाद वो सोने चला जाता है? उसका धरती पर काम क्या है? वो यहाँ क्या करने आया है जो यहीं पर रह रहा है? इन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले थे। लेकिन वहां पर कुछ दिनों बाद भयंकर चीजें होने लगी थी। मेरे साथी सब कुछ भूलना शुरू हो गए थे। वो तो ये तक भूलने लगे थे कि यहाँ पर वो बड़ा सा आदमी रहता है। वो हर बार सेल में आते उसे देखते और बहुत ज़्यादा चौंक जाते। बाहर से भी कोई कॉल नहीं आ रही थी। आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और उनके याद करने की शक्ति जैसे कमज़ोर होती जा रही थी। वो तो कभी कभी ये तक भूल जाते कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने। वो बिना कपड़ों के बाहर घूमने लगते, बिल्कुल अजीब से। उनके चेहरे और शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल आने लगे थे। मुझे लगा शायद उस एलियन ने कोई बीमारी फैलाई थी जो हर किसी को होती जा रही थी सिवाय मेरे। यहाँ पर धीरे धीरे वो सब कुछ भूलने लगे थे और जैसे जानवरों की तरह हरकतें करने लगे थे। उन्हें जैसे किसी बीमारी ने पकड़ रखा हो। उनकी हरकतें अजीब हो रही थी। वो बदलते जा रहे थे। मैं बार बार बाहर संदेश भेजता लेकिन रिप्लाई कभी नहीं आता। बाहर से कोई मैसेज अंदर नहीं आ रहा था। क्या बाहर से इस गुफा को बंद कर दिया गया था? हमारा नेटवर्क टूट चुका था। हमसे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं करता? वो बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं लेता। वहाँ अंदर मेरी पूरी टीम वाले जैसे आदि मानव बन चुके थे। उनके चेहरे के आकार बदल चुके थे। वो कपड़े नहीं पहनते। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका क्या करना है। उन्हें खाने पीने का भी पता नहीं होता। कभी कभी वो पत्थर खाने की कोशिश करते। वो मेरी तरफ देखते और दूर दूर तक भागने की कोशिश करते। समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं बाहर जाना चाहता था। बाहर जाकर देखना चाहता था कि वहाँ हो क्या रहा है। मैं बस उस एलियन से आखिरी बार बात करना चाहता था। 2 दिनों तक मैं उसे जगाता रहा। वो उठने का नाम नहीं ले रहा था और मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। आखिरकार तीसरे दिन वो उठा। उसने मुझसे बात करना शुरू की। मैंने उससे कहा, तुमने ये क्या किया? तुमने उन छोटी छोटी नीली गेंद से क्या बाहर फेंका? मैं जानता हूं तुमने कोई वायरस फैलाया है। वो आदि मानव बन गए हैं। तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? और मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? यहाँ जो भी था वो सब जैसे आदि मानव बन गया हो, जैसे जानवर बन गया हो। सिर्फ मैं ही क्यों बचा हूं? उसके बाद उसके जवाब बहुत ज्यादा डरावने थे। आप उन जवाबों को सुन नहीं पाएंगे। उसने कहा, तुम्हें पता है मैं इतने हजारों सालों से सो क्यों रहा था? क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया था। तुम्हें दोबारा पुराने जमाने में पहुंचा दिया। अब मैं जागा हूं। फिर से देखा, तुम फिर से उन्नत हो गए हो। तुम्हारी उन्नति हमारे लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। तुम तो दुनिया में आगे तक बढ़ने लगे हो। फिर से तुम अंतरिक्ष में जाने लगे हो जैसा तुमने पहले किया था। धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे। तुम म्यूटेट कर लोगे खुद को और बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाओगे। उसके बाद तुम हमारे ग्रह तक भी पहुंचोगे, हमारी दुनिया तक भी पहुंचोगे, दूसरे आयाम तक भी पहुंचोगे। हम ऐसा करने नहीं दे सकते, इसलिए मैं यहीं पर रहता हूं। हजारों सालों बाद तुम्हारी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। तुम्हें प्राचीन समय की बहुत उन्नत चीजें मिलती हैं। क्या तुम सोचा करते हो कैसे वो उन्नत सभ्यता कहीं गायब हो गई? मैं करता हूं वो। मैं उन्नत सभ्यता को मिटाता हूं और दोबारा आदि मानव बना देता हूं। तुम्हारे दिमाग दोबारा से वैसे ही जानवरों जैसे कर देता हूं। तुम धीरे धीरे फिर से उन्नति करते हो, तरक्की करते हो। मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि हम खत्म नहीं करते, सिर्फ रोकते हैं। हम विनाश नहीं करते क्योंकि हम अच्छे हैं। लेकिन तुम्हारी उन्नति हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। मैंने उससे कहा, नहीं,
हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम इतनी उन्नति कैसे कर सकते हैं कि दूसरे ग्रहों तक जाकर दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा पाए? और तुम किस आयाम की बात कर रहे हो? क्या और आयाम में भी जीवन है? उसके बाद उसने कहना शुरू किया, कई चीजें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई हैं। तुम्हें क्या लगता है इंसानों की बहुत सारी कहानियां प्राचीन समय की सुनाई जाती हैं? तुमने कितनी तरक्की कर ली थी तुम खुद नहीं जानते। तुम दूसरे ग्रहों पर जाकर विनाश किया करते थे। तुम तो दूसरे आयाम तक पहुंच आए थे। तुम जीवन का अंत चाहते थे। तुम्हें लगता है मौत अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है, इसीलिए तुम सबको मौत देना चाहते थे। हम हमेशा जिंदा रहते हैं और तुम हमें मारना चाहते थे ताकि हम भी मौत को महसूस कर पाएं। धीरे धीरे तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। वो तो हमने तुम्हें रोक लिया और धीरे धीरे तुम्हें दोबारा नीचे ले आए। तुम यहाँ तक रुके हुए हो क्योंकि मैं इस धरती पर तुम्हें रोके रखता हूँ। उसके बाद मैंने उससे कहा, कैसे रोके रखोगे? मैं बाहर जाऊँगा, सब कुछ बताऊँगा और फिर से हम उन्नति में आगे पहुँच जाएंगे। क्या आदि मानव बनाकर तुम रोक पाओगे हमें? मैं दोबारा ज्ञान बांट सकता हूँ। मैं इन सबको यहीं पर रोक लूँगा। मैं खुद भी यहीं पर बंद रह जाऊँगा, लेकिन ज्ञान बाहर तक पहुँचा दूँगा। तो क्या कर पाओगे तुम? उसके बाद वो बहुत देर तक हंसता रहा और उसने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मैं ही हूँ धरती पर? इतनी अंदर तक सिर्फ मैं ही बैठा हुआ हूँ। इतने सालों से मैं ही बचा हुआ हूँ। हम बहुत सारे हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग सभ्यताओं में हम जागते रहते हैं। कोई किसी तरह की बात करता है तो कोई किसी तरह की। तुम्हें पता है अमेरिका इतनी तरक्की कैसे कर रहा है? वो उन्नति देगा। वो बहुत तेज है। वो ऐसा ज्ञान देगा ताकि तुम हथियार बना पाओ और खुद को मिटा पाओ। जब तुम कम हो जाओगे तब ये बीमारी बाहर जरूर जाएगी। दोबारा तुम आदि मानव बन जाओगे। यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारी नियति। तुम यहीं तक सीमित रहोगे और समय आ गया है। बाहर एक बीमारी भी आएगी जो सबको मारती चली जाएगी। तुम बहुत कम बचोगे और वो भी बिना दिमाग वाले। धीरे धीरे फिर से तुम तरक्की करोगे। तब तक हम आराम करेंगे। उसकी बातें काफ़ी अजीब थीं। मैं भागकर वहाँ से निकलना चाहता था। मैं उससे दूर जाना चाहता था क्योंकि वो भी सो चुका था। लेकिन क्या वो सच बोल रहा था? क्या सच में इंसानों को रोका जा रहा है? और क्या सच में बाहर कोई बीमारी फैल चुकी है? क्या मैं कांटेक्ट इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मैं उस दरवाजे को इसीलिए खोल नहीं पा रहा हूँ? क्या मुझे कोड रेड लगाकर उस दरवाजे को खोल देना चाहिए? क्या ये बीमारी बाहर फैल सकती है? और मैं ऐसा क्यों नहीं बन पाया? शायद उसने जो नाखून मेरे सर में गाड़े थे उस कारण उसने मेरा डीएनए बदल दिया होगा। क्या वो ऐसा कर सकता है? और मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हम तो मल्टी डायमेंशन का ज्ञान पा चुके थे। हम तो म्यूटेशन का ज्ञान पा चुके थे। मुझे वो याद क्यों नहीं आ रहा? हर कोई यहाँ पर आदि मानव बन चुका है, जानवर बन चुका है। कैसे मैं बाहर जाकर लोगों को समझा पाऊंगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है? क्या कोई मुझ पर यकीन करेगा? और बाहर जो दूसरे इस तरह के एलियंस हैं वो क्या करवाना चाहते हैं? क्या वो जंग करवाकर हमारा अंत चाहते हैं? जो बचेंगे वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने बहुत समय तक सोचा। 2022 मैं बाहर आ चुका था। मैंने बाहर देखा, बहुत कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे हम जंग की तरफ धकेले जा रहे थे और लोगों के दिमाग कम हुए जा रहे थे। कई जगह पर जहां मैं पहुंच रहा था वहां पर यह बीमारी जैसे फैलती जा रही थी। ये सिर्फ मुझसे नहीं जुड़ी थी, कई इलाकों में ये पहले पहुंची हुई थी। हर कोई जैसे कमज़ोर होता जा रहा था और कई देश तो जंग में घुसे हुए थे। मुझे ज़्यादा ज्ञान था जो गायब हो चुका था। उसने ज्ञान देने का झांसा दिया
और एक ऐसी बीमारी थी जो हमारा अंत नहीं करेगी बल्कि हमें दोबारा अज्ञानी बना देगी। ये सच धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मैं इसे किसी को बता नहीं सकता क्योंकि कोई मानेगा नहीं, और जब तक कोई मानने की कोशिश करेगा तब तक उसका दिमाग उस स्तर का नहीं रहेगा कि वो समझ पाए। मैं इस कहानी का अंत शायद यहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आप इस कहानी को सुनेंगे आप कुछ और समझ नहीं पाएंगे।